नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में आपका स्वागत है। और प्रतिदिन की तरह आज हम लोग भी नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं और आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चूँकि कल द हिंदू आया नहीं, इसी वजह से आज मैंने केवल एक जीएस पेपर 3 का एक क्वेश्चन लिया है, जो कि जीएस पेपर 3 के एक टॉपिक से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग यूपीएससी के लिए हो चाहे स्टेट पीसीएस के लिए हो, इतना इम्पॉर्टेंट है जितना समझ लीजिए कि हमारे जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हमको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमारी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है वो किससे है? जो आईआईटी के बच्चे हैं, आईआईएम के बच्चे हैं, या फिर 50% जो उस पेपर में सेलेक्ट हो चुके हैं, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे आईएएस के एग्ज़ाम में क्या होता है कि हर साल ऐसे लगभग 50% बच्चे बैठते हैं जो ऑलरेडी उसमें सेलेक्टेड होते हैं। तो उनको अगर हमें पीछे करना है, उनको अगर उनको मात दे के अगर हमें आगे निकलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमको डे बाई डे आंसर राइटिंग करनी होगी। हमको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को प्रतिदिन डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन किए उसके बाद में फिर बंद कर दिए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, अगर हम डेली आंसर राइटिंग करने लगेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में हमारे अंदर एक हैबिट पैदा हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में मेंस के आंसर राइटिंग के पॉइंट्स वहाँ से निकलने लगते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से अभ्यस्त हो जाता है कि हम कुछ भी सोचते हैं तो बस मेंस के पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और आप लोगों को ये भी कह रहा हूं कि आप अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो प्रतिदिन चाहे एक ही आंसर लिखिए, लेकिन तो लिखिए ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स 2018 का है, यूपीएससी में आया हुआ है, पेपर 3 का, कि वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हमको धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमको क्लीन एनर्जी चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए। बिना उसके हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति की टिप्पणी कीजिए। मतलब आज तक भारत में इससे संबंधित क्या क्या कदम उठाए गए हैं, भारत ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसमें एक छोटा सा इंट्रो लिखा है कि उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग या प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर भविष्य की पीढ़ी के लिए उसे संरक्षित करना सतत विकास कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जो एक डेफिनीशन है इसकी कि संसाधनों का प्रयोग हम इस तरह से करें कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अपने भविष्य या आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको बचा के रखें। तो फ्रेंड्स, ये तो जो एक ट्रेडिशनल इसकी डेफिनेशन है वो तो है ही है। मैंने इसमें 2 बातों को और इंक्लूड कर दिया है कि उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग। तो इसमें मैंने वैज्ञानिक वर्ड इसलिए जोड़ दिया है कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि आज के 10-20 साल पहले क्या होता था कि हम लोग किसका यूज करते थे? बल्ब का, जिसमें एक बल्ब को जलाने के लिए हमको 100 वाट की ज़रूरत पड़ती थी और उससे जो प्रकाश मिलता था वो कम मिलता था। आज हमने क्या किया है कि साइंटिफिक इंटरवेंशन के द्वारा हमने एलईडी का आविष्कार किया और एलईडी में क्या होता है कि 10 या 20 वाट की एनर्जी खर्च होती है और जो प्रकाश होता है वो बल्ब से कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमने अपने संसाधनों का प्रयोग तो किया, लेकिन तो हमने उसमें क्या किया? वैज्ञानिकता का प्रवेश ला दिया। तो इस तरह से मैंने वैज्ञानिक वर्ड का यूज किया। साथ ही साथ मैंने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग की बात कही। बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग की बात यह होती है कि फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, फ़ैन चलता रहता है या फिर दिन में भी बहुत सारी लाइटें जलती रहती हैं, तो उस टाइम लाइटों को बंद कर देना चाहिए। या फिर जैसे हम मान लेते हैं कि फ्यूल जो है, हम एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं फ्यूल का, तो फ्यूल का किस तरह से हम प्रयोग करें कि उसमें कम से कम प्रयोग हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होता है।
तो मैंने लिखा है कि उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर भविष्य की पीढ़ी के लिए उसे संरक्षित करना ही सतत विकास कहलाता है। तो मैंने ये एक छोटा सा इंट्रो लिख दिया। फिर आगे मैंने लिखा है कि भारत ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2015 में हुए पेरिस समझौते के एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें एसडीजी का 7वां लक्ष्य सस्ती, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच शामिल है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि इसमें देखो, जो हमारा क्वेश्चन था वो पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 7वें लक्ष्य पर ही आधारित था। तो मैंने क्या किया कि उसी से ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया। हमने जो बॉडी अपनी स्टार्ट की वो उसी टॉपिक से ही स्टार्ट किया है कि भारत ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु 2015 में हुए पेरिस समझौते के एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें एसडीजी का जो 7वां लक्ष्य था वो यही था कि कैसे हम सस्ती, विश्वसनीय या धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक अपनी पहुंच को प्राप्त कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखा। आगे लिखा मैंने कि ऊर्जा और इसकी आवश्यकता इस आधुनिक युग में मानव सभ्यता की आत्मा बन चुकी है। फ्रेंड्स, आज कोई भी काम करना होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं, अपने मोबाइल को देखते हैं, उसमें चार्जिंग लगाते हैं, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हम अगर घर से बाहर निकलते हैं, ऑटो या फिर खुद की गाड़ी, तभी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, फ्यूल एनर्जी। या फिर हमने मोबाइल को चलाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है, उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या जो कुछ भी है, जितना भी डिजिटल वर्ड जो भी हमारा है, वो किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप से वो किस पे डिपेंडेंट है, तो एनर्जी पे, वो चाहे लाइट एनर्जी हो या किसी प्रकार की एनर्जी हो। तो फ्रेंड्स, वही मैंने लिखा है कि ऊर्जा और इसकी आवश्यकता इस आधुनिक युग में मानव सभ्यता की आत्मा बन चुका है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे तथा बदलता वैश्विक डिजिटल परिदृश्य, सब ऊर्जा की उपलब्धता पर आधारित है। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी, हमारे पास लाइट्स ही नहीं होंगी, हमारे पास हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी नहीं होगी, तो हम इन सारी चीज़ों को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ऊर्जा। भारत ने धारणीय विकास के साथ एसडीजी 7 को अपनाने में कई पहले की है। जैसे अब मैंने क्या बता दिया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि कौन कौन सी प्रगति हुई है भारत में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए नेशनल एनर्जी लेवलिंग प्रोग्राम। फ्रेंड्स, नेशनल एनर्जी लेवलिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि एनर्जी इफिशियंसी में हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, जितनी अवेलेबल एनर्जी है हमारे पास, उसी एनर्जी को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटकम ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स मैंने कि गृह परियोजना। गृह परियोजना का मतलब क्या है कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट परियोजना। इसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम अपने ग्रीन हैबिटेट को रेटिंग देते हैं कि हाँ, जैसे इस कोई एक हैबिटेट है हमारा, उसमें कैसे हम ग्रीन एनर्जी का इंटरवेंशन करते हैं और कैसे उस ग्रीन एनर्जी के द्वारा उस पूरे हैबिटेट को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। इसके तहत फ्रेंड्स ये किया गया था कि कैसे हम फ्यूल की, जैसे जो हमारे डीजल हैं, पेट्रोल हैं या फिर जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके अलावा हम उन पे, जैसे हमारा एथेनॉल हो गया या फिर ऐसी एनर्जी पे फोकस्ड होने के लिए बात कहेगी जो नॉन फॉसिल फ्यूल हो। नेक्स्ट लिखा है हमने फ्रेंड्स एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम या ईबीपी प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने लिखा है। इसमें मैंने बताया कि 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पेट्रोल होते हैं उसमें क्या किया गया है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हम कैसे पेट्रोल में 20% को एथेनॉल का मिक्सचर करें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है मैंने कि ISA का जो प्रारंभ किया गया भारत और फ्रांस के द्वारा, ये भी क्या है कि हमारी क्लीन एनर्जी को पाने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। चूँकि सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जब तक सूर्य है तब तक हम इस एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं और ये पूरी तरह से स्वच्छ एनर्जी है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को पाने के लिए में एक अच्छा प्रोग्राम साबित हो सकता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना फ्रेंड्स मुख्यतः किस पे डिपेंडेंट है? ये जो हमारी एलपीजी गैस लाइन है उस पे है। तो जैसे कि गांव में क्या होता है फ्रेंड्स, आज भी ज़्यादातर घरों में लकड़ी से खाना बनाया जाता है या चूल्हों में खाना बनाया जाता है। तो उसके लिए अगर हम, उससे क्या होता है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि उससे जो होने वाला प्रदूषण है वो हमारे धारणीय विकास में एक तरह का बाधा बनता है। तो इसीलिए अगर हम एलपीजी का प्रयोग करेंगे तो एक प्रकार की क्लीन एनर्जी है, तो इससे हम जो धारणीय विकास है उसको पाने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स मैंने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की संकल्पना। ये फ्रेंड्स है तो एक तरह से कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित, लेकिन तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम जिस भी खेत में अगर पानी को ज़्यादा लगाएंगे तो उस पानी को ज़्यादा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे वो हम अपने जो क्या कहते हैं पंपिंग सेट होते हैं उसमें डालने के लिए हम डीजल का यूज करें, और चाहे हम जो क्या कहते हैं ट्यूबवेल होते हैं उसके लिए बिजली का प्रयोग करें। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ तो रहे हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही या फिर डीजल और पेट्रोल से। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम उसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे, पानी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या होगा कि हमको एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो पीछे छूटेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नई पारेषण नीति। चूँकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो उसकी वायर होती है उसमें ही बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। मतलब अगर हम ऐसे मान लीजिए कि 10 किलोवाट एनर्जी का क्रिएशन करते हैं और हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमारी जो ट्रांसफरिंग एफिशिएंसी है वो बहुत लो है। मतलब ये मान के चलिए अगर हम 10 किलोवाट भेज रहे हैं तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो जाके कहीं 7 किलोवाट या 8 किलोवाट इतनी ही बच पाती है, बीच रास्ते में ही वो 1-2 किलोवाट खत्म हो जाती है। तो नई पारेषण नीति क्या कर रही है कि जो तार की क्वालिटी है, जो वायर की क्वालिटी है उसमें भी परिवर्तन कर रही है कि कैसे कैसे उसको हम बदल के और अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी या ट्रांसफ़र एफिशिएंसी है उसको बढ़ावा दे सकें। और फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण विधेयक और हाल ही में 1-2 दिन पहले न्यूज में भी था, तो वो भी पूरी तरह से जो हमारी एनर्जी है उसको कंजर्व करने की बात करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कितने पॉइंट्स दिए मैंने? 9 पॉइंट्स कुछ दिए हैं, जो मैंने ये बताया है कि भारत कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है अपनी एनर्जी को एफिशिएंट बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में अब मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया है कि हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा प्रकाशित एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम अपने इंट्रोडक्शन या अपने कंक्लूजन में किसी रिपोर्ट, किसी समिति की कोटेशंस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पॉइंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल या फिर कोई स्टेटमेंट जो किसी क्या कहते हैं रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया हो, या फिर किसी व्यक्ति के कोटेशन जैसे गांधी हुए, मैक्स मुलर हुए, या फिर और भी महान शुभ चिंतक हैं, इन लोगों के अगर कोटेशन डाल के हम अपने आंसर का जो एंड करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो आंसर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें एक रिपोर्ट का जिक्र किया कि हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रकाशित एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 बताता है कि भारत 2030 तक यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना, अगर हम इससे हट के थोड़ा देखें कंट्राडिक्शन, कि भारत क्या कह रहा है कि वो 2030 तक अपने लक्ष्यों को, जो उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 7 है उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ या फिर उसको स्वच्छ एनर्जी की तरफ उसको बढ़ना है। और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 2030 तक भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंजम्पशन का देश बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन और हमको क्या करना है, दिन प्रतिदिन क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो ये एक प्रकार से विरोधाभास है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बहुत बड़े बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो ये मैंने लिखा है कि
तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ऐसे में भारत को अपने एजेंडा 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, सौर ऊर्जाकरण की वहनीय पहुंच। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया है सौर ऊर्जा की वहनीय पहुंच। वहनीय का मतलब क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, हम छोटे छोटे वर्ड्स की महत्व को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे वहनीय लिखा तो इसका मतलब ये है कि देखिए सोलर एनर्जी ठीक है हमारे आसपास में अवेलेबल है, सूर्य हमारे पास है, लेकिन तो अगर वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि सोलर एनर्जी तो मिले हमें, लेकिन तो वो वहनीय हो, मतलब उसका जो कास्ट हो वो इस तरह से हो कि आम जनता तक वो अपनी पहुँच बना सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडी प्रदान कर सकती है, या चीज़ों की इतना ज़्यादा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे कि जो सोलर पैनल्स हैं उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए कि उसकी कास्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा मैंने कि जल शक्ति के उत्पादन को बढ़ावा देकर, तो इस तरह से मैंने क्या बताया कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ लोगों की ऊर्जा प्रयोग के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता फैलाकर निश्चित ही SDG 7 के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये लिख दिया है कि मानव के व्यवहार जो है उसमें भी परिवर्तन लाया, जो ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर है एनर्जी एफिशिएंसी को एनर्जी यूज़ को लेके, उसमें भी क्या किया जाए, बदलाव लाया जाए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम अपने जो SDG गोल नंबर 7 है उसको पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आंसर लिखने की आज कोशिश की और आप बताएंगे कि कैसा रहा ये आंसर। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ एक नया प्रयोग किया है, उसको दिखाते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन क्या था कि वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 9 पॉइंट्स को लिख दिया है। साथ ही साथ में मैंने आज क्या किया है कि कुछ ऐसी चीज़ों को भी लिख दिया है जो आप इस क्वेश्चन के अलावा भी यहाँ पे भी सोच सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे आंसर में प्रयोग कर सकते हैं। वो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे कोल बेस्ड जो हमारा थर्मल पावर है उसको हम बायोमास बेस्ड बना दें। जो यहाँ पे मैंने किनारे पे लिख रखा है कि जो हमारा कोल बेस्ड थर्मल पावर है प्लांट है उसको क्या करें हम बायोमास बेस्ड कर दें। इसको फ्रेंड्स बोलते हैं को फायरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे कोल को साथ में हम क्या करें, बायोमास का प्रयोग करें। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है फ्रेंड्स कुसुम परियोजना के बारे में। कुसुम परियोजना क्या करती है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं या फिर जितने भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो सिंचाई होती है उसके लिए एक परियोजना लाई गई थी कि कैसे हम सोलर पावर के थ्रू एनर्जी क्रिएट करके हम सिंचाई कर सकते हैं। तो इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ में मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें बदलाव करके हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमको हमारा क्वेश्चन किससे था, एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन तो हम आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम आपको क्रॉपिंग पैटर्न पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा यूपीएससी है वो एक तरह से इंटरलिंकिंग का भंडार है, इंटरलिंकिंग का समझ लीजिए संसार है। अगर जितना ही ज़बरदस्त आपके अंदर इंटरलिंकिंग की क्वालिटी आ गई उतना ही बेहतरीन आपका आंसर होगा। तो मामला क्या था, एनर्जी इफिशियंसी का, लेकिन मैं किसको बता रहा हूँ, जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारा जो कृषि का जो पैटर्न है उससे संबंधित। तो क्रॉपिंग पैटर्न पे मैंने क्या बताया है फ्रेंड्स, इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं कि जैसे राइस के लिए मैंने लिखा है कि जो चावल का उत्पादन होता है, 1 किलो चावल के उत्पादन में 3000 से लेके 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि 3000 से 5000 लीटर पानी निकालने के लिए कितने ज़्यादा हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न कुछ अपना इस तरह से चेंज कर दें कि हम चावल के उत्पादन को कम कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स देख ही रहे हैं जैसे जो अपना पीडीएस सिस्टम है या एफसीआई के जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं कि उनके पास जो स्टॉक हैं गेहूं और चावल के वो मतलब से कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम जो अपनी ज़रूरतें हैं बस उतना ही प्रयोग करें और अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके दलहन की तरफ या तिलहन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे पानी का प्रयोग कम होता है, तो इससे भी हम अपने एनर्जी को
बचा सकते हैं। इसी तरह के तरीके से मैंने लिखा है शुगर के लिए कि 1 किलोग्राम चीनी या शुगर को उत्पादन करने में 2000 लीटर की आवश्यकता होती है पानी की। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम परिवर्तन लाएंगे तो क्या होगा कि हम अपने जो ऊर्जा को है उसको संरक्षित कर सकते हैं या बचा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जो थर्मल एनर्जी है जो उसका जो 45% होता है वो केवल इंडस्ट्रीज़ में ही चला जाता है। मतलब जितनी जो हमारी थर्मल एनर्जी का जो जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसका 45% केवल इंडस्ट्री ले लेती है। बाकी जो बचता है 55% उसमें पूरा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती हैं वो 55% में चलती हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को थर्मल एनर्जी के जगह पे अगर उसको सोलर बेस्ड बना दें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सोलर बेस्ड बना दिया जाए जैसे रूफटॉप सोलर प्लांट लगा के, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी है वो बचेगी। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट लिख दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग, इसके लिए अभी 2021-22 में एक ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित राष्ट्रीय नीति भी लाई गई है जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ावा को प्रमोट कर या ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को प्रमोट कर रही है। तो इसको भी हम अपने किसी भी आंसर को लिखते टाइम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है मैंने फ्रेंड्स कारपोरेट फंडिंग। तो फ्रेंड्स अगर अब यहाँ पे भी देखिए इंटरलिंकिंग का कमाल कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी और या फिर एनर्जी का कैसे हम उसको संरक्षित करें या अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, और उस पर मैंने लिखा है कि कारपोरेट फंडिंग। तो फ्रेंड्स कारपोरेट फंडिंग का मतलब क्या होता है कि कारपोरेट्स जो होते हैं वो अगर फंड देंगे क्लीन एनर्जी में तो उससे क्या होगा, उससे लोगों का भला होगा। तो लोग जो एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं या फिर बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह पे वो क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से हम अपने ऊर्जा को संरक्षित करेंगे और क्या करेंगे, हम अपने जो SDGs के गोल हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा मैंने कि कारपोरेट फंडिंग में एक एग्जाम्पल दिया है कि मुकेश अंबानी ने 7500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं केवल क्लीन एनर्जी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक कारपोरेट फंडिंग भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है या फिर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, इनका भी प्रयोग करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ अपने आंसर से हट के कुछ पॉइंट सर्च किए थे और उसको लिखे हैं। आप भी बताना कि ये कैसा है। अगर इस तरह से जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आप भी लिख सकते हैं और अपने आंसर को ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने इस तरह से लिख लिया तो इससे होगा कि क्या कि जब भी अपने आप कॉपी को पलट के देखेंगे एग्ज़ाम के टाइम तो ये सारे पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाएंगे, और जैसे ही ये पॉइंट दिमाग में आएंगे आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत ही रिकॉल हो जाएंगे और आप अपने आंसर को बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा रहा ये सेशन बताइएगा ज़रूर, और आप डेली आंसर राइटिंग कीजिए, जो भी मुझ में गलतियां हैं वो भी बताइए, और इस आंसर को और कैसे इनरिच किया जा सकता है आप ये भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और कल जो है आज द हिंदू आ जाएगा तो कल हम लोग फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद जय भारत।